हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जनरली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। ओके, लेकिन आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। देखिए बच्चों, यहां पे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यहां पे गिवन है, ठीक है। इसी ग्राफ की हमें स्टडी करनी है। एक्चुअल में कोई भी जो मटेरियल होता है ना बच्चों, कोई भी जैसे मटेरियल है, जैसे यहाँ पे ये एक देखिए देखिए, जैसे ये एक सिलिंग है, यहाँ से एक वायर लटक रहा है। मान लो ये मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है, स्टील का वायर हो सकता है, आयरन का वायर हो सकता है, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है ये। तो बच्चों, ये जो मटेरियल होता है इसके अंदर जो होता है इलास्टिक बिहेवियर भी होता है और प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है। इलास्टिक बिहेवियर भी होता है और प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से आपको, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से आपको बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो स्टार्टिंग में आपको ये ग्राफ ऐसे लीनियर दिख रहा है, फिर ऐसे कर्व लिए हुए ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसी ग्राफ की हमें स्टडी करनी है। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हमें जो है मटेरियल का जो इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर होता है उसे समझना है, ठीक है। आसानी से, बहुत ईजी है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जनरली कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन वो कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाला। ओके। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा देता हूँ, देन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये वायर यहाँ सिलिंग से लटक रहा है। इस वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो L है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इस वायर में क्या किया बच्चों, यहाँ लोड क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये लोड यहाँ लटक रहा है, तो इस लोड की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसमें कुछ इलोंगेशन हो गया। ये क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया। तो इसमें डेल्टा L का इलोंगेशन हो गया। इसका जो एक्चुअल लेंथ था वो तो ये था बच्चों L, लेकिन लोड सस्पेंड करने से क्या हुआ, इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, दैट इज डेल्टा L। ओके। देन बच्चों, आपका स्ट्रेस क्या होता है, एक्चुअल में आप किसी भी वायर में अगर लोड अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से बच्चों उस वायर में स्ट्रेस क्रिएट होने लग जाता है, स्ट्रेस आने लग जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस वन, ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें स्ट्रेस का पता चल जाता है। इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, इस लोड को अगर बढ़ाते जाओगे, तो स्ट्रेस भी क्या होता रहता है बच्चों, बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके। अब देखो बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी भी वायर पे आप लोड दे रहे हो, तो लोड देने से बच्चों क्या होता है, उसमें इलोंगेशन आने लगता है। ये इलोंगेशन क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर होता है ना, तो इसमें कुछ इलोंगेशन आने लग जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा होने लग जाता है। तो ये जो डेल्टा L होता है, दिस इज इलोंगेशन। डेल्टा L क्या आपका इलोंगेशन। तो ये जो इलोंगेशन है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। तो देखो, फोर्स की वजह से, लोड अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में स्ट्रेस भी आ रहा है और स्ट्रेन भी आ रहा है। इतना आप समझ रहे हो, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेस की एक्सिस है, ये आपकी स्ट्रेन की एक्सिस है, और यहाँ पे हमने ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है। इसी ग्राफ की हमें स्टडी करनी है। अब देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये लीनियर ग्राफ दिख रहा है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है। देन उसके बाद बच्चों, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, ये ग्राफ ऐसे कर्व लिए हुए है, ठीक है। ये लीनियर नहीं है, अब ये कर्व लिए हुए है, फिर यहाँ तक, यहाँ पे, इसके बाद जो है ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसी ग्राफ को हमें समझना है कि है क्या चीज। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जो मटेरियल होगा उसके अंदर बच्चों इलास्टिक बिहेवियर भी होगा, प्लास्टिक बिहेवियर भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारा ये वाला जो रीजन है ना, O से लेकर के A तक, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी जो है, कोई भी मटेरियल जो है, इस ग्राफ का मतलब ये है, इस लीनियर ग्राफ का मतलब ये है कि बॉडी जो है अपना 100% इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। यहाँ पे बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। यहां पे बच्चों अभी बताता हूं कैसे शो कर रही है, सब समझ में आ जाएगा, अभी सुनते रहिए। यहां O से लेकर के A रीजन तक बच्चों, यहां पे बॉडी अपना 100% इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। उसके बाद बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, A से लेकर के D रीजन तक, बॉडी के अंदर बच्चों प्लास्टिक बिहेवियर भी आने लग जाता है। मतलब उसका जो इलास्टिक बिहेवियर होता है बच्चों, हल्के हल्के करके डिक्रीज करने लग जाता है। उसका जो इलास्टिक बिहेवियर होता है वो कम होने लग जाता है, और उसमें प्लास्टिक बिहेवियर भी आने लग जाता है मटेरियल के अंदर, ठीक है। इसीलिए बॉडी में थोड़ा बहुत डीफॉर्मेशन आने लग जाता है। अभी डीफॉर्मेशन क्या होता है सब समझा दूंगा, अभी चिंता मत कीजिए, ठीक है। देन फाइनली बच्चों देखो, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वायर जो होती है, वो जो मटेरियल होता है जिस पे हमने यहाँ लोड लगा रखा है, अगर हम इस लोड को बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, तो फाइनली बच्चों वो क्या हो जाएगी, वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो टूटने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ओके, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। अभी इसे सुनते रहिए, ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट,
ये बी पॉइंट, ठीक है, इसे सिग्मा वाई बोला जाता है, ये सिग्मा वाई है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे सिग्मा यू बोला जाता है। ओके, अब देखिए देखिए बच्चों, इसे मैं एनसीईआरटी में जो लिखा है इसी की हेल्प से मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में क्या कह रही है, देखिए एनसीईआरटी कह रही है आपका, एनसीईआरटी कह रही है आपका, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन बिटवीन ओ टू ए, ये जो रीजन है ना ओ टू ए, यहां पे ये जो लीनियर ग्राफ आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है द कर्व इज लीनियर, ये कर्व क्या लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। अब हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ा रखा है बच्चों, लेकिन हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब क्या होता है ये भी मैं अभी समझा दूंगा आपको। यहां से ओ से लेकर के ए रीजन तक बच्चों ये ग्राफ ये बता रहा है कि हुक्स लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। ओबे होने का मतलब यह है कि द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। इसका मतलब यह है बच्चों, देखो यहां से समझा देता हूं मैं आपको, इसका मतलब यह है बच्चों कि देखो जैसे लिखा हुआ क्या था कि जो रीजन, ये जो रीजन है बिटवीन ओ टू ए हुक्स लॉ इज ओबेड लिखा था ना, यहां से ओ से लेकर के ए रीजन तक हुक्स लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बॉडी, ये जो बॉडी है बच्चों, ये जो बॉडी है, ये जो वायर है, ये जो मटेरियल है रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। देखो इसका मतलब भी समझाता हूं, आई थिंक बहुत से बच्चे समझ गए होंगे इसका मतलब, फिर भी सुनते रहिए। देखो यहां पे देखो बच्चों, इसका एक्चुअल लेंथ एल था, हमने क्या किया, लोड सस्पेंड किया तो इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, डेल्टा एल का इलोंगेशन हुआ, ठीक है। अब हमने जैसे ही इस लोड को यहां से रिमूव किया, तो रिमूव होने से क्या होता है बच्चों, ये जैसे हम इस लोड के होने से तो इसमें इलोंगेशन आया, लेकिन हम अगर मैं लोड रिमूव कर दूंगा तो लोड रिमूव करने से क्या होता है बच्चों, ये वायर क्या करती है, इसका लेंथ अब डिक्रीज होने लग जाता है और ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाती है। ऐसा क्यों किया इसने बच्चों, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर होता है। अब अगर बॉडी अब लोड रिमूव करने पर अगर बॉडी बच्चों अपनी ओरिजिनल लेंथ को, देखो यहां डेल्टा एल का इलोंगेशन हो गया था, लेकिन अगर बच्चों इस लोड को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा तो देन ये वापस क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाएगी, और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल थी, इसी लेंथ को ही रीगेन कर जाएगी। तो इसी को हुक्स लॉ इज ओबेड बोला जाता है। मतलब ये बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, जो बॉडी के अंदर जो इलास्टिक लिमिट होता है ना, हर बॉडी के अंदर एक इलास्टिक लिमिट होता है, मतलब उसका जो इलास्टिक बिहेवियर होता है उसका एक लिमिट होता है, वहां तक बॉडी क्या करती रहती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करती रहती है। बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। ये जो लोड है बच्चों, अगर हम इसे रिमूव कर दें, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ये जो लोड यहां सस्पेंड कर रखा है इसे अगर हम रिमूव कर देते हैं। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, देखो यहां पे क्या कर रखा है, ओ से ए रीजन तक ऐसा हुक्स लॉ ओबे होता रहेगा। इसका मतलब यह बच्चों, अगर मैं इस लोड को अब और बढ़ा दूं, थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया लोड, मान लो ये 1 न्यूटन का था, अब मैंने 2 न्यूटन कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया, अब मैंने बढ़ाया तो इसमें इलोंगेशन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, देन मैंने फोर्स लोड को फिर रिमूव कर दिया, फिर रिमूव किया तो फिर ये अगेन क्या करेगा बच्चों, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर देगा। फिर मैंने क्या किया, फिर लोड और बढ़ाया, फिर लोड को रिमूव कर दिया, फिर ये अगेन इसने क्या किया, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर दिया, फिर मैंने लोड को बढ़ाया, फिर मैंने लोड को रिमूव किया, फिर इसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर दिया। ऐसा ये कुछ टाइम तक करता रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं करेगा बच्चों, एक लिमिट तक ही ऐसा करेगा, ये एक लिमिट तक ही ऐसा करेगा, ये ओ से लेकर के ए रीजन तक ऐसा करेगा, ओ से लेकर के ए रीजन तक ऐसे करेगा। देखो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर आप फोर्स का मतलब लोड, अगर आप लोड बढ़ाने में लगे हो, इस लोड को बढ़ाने में लगे हो बच्चों, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे का देखो ये स्ट्रेस क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ने में लगा हुआ है, ये ऐसे स्ट्रेस बढ़ने में लगा हुआ है। तो मैक्सिमम आपको इतना ही स्ट्रेस, देखो ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहां तक इस ए पॉइंट तक, तो आपको स्ट्रेस तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका मतलब ये ओ से लेकर के ए रीजन तक इसने हुक्स लॉ को ओबे किया है। तो जैसे ये जो लोड आप बढ़ाने में लगे हुए थे बच्चों, इस लोड को आप रिमूव कर रहे हो तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को भी रीगेन करने में लगा हुआ है। तो इस ओ से लेकर के ए रीजन तक इसने हुक्स लॉ को ओबे किया, मतलब इसने 100% अपने इलास्टिक बिहेवियर को शो किया है। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के बहुत क्लोज एक बी पॉइंट होता है, इस ए पॉइंट के बहुत क्लोज एक बी पॉइंट होता है। अब इस बी पॉइंट के बारे में बताता हूं, ये बी पॉइंट क्या होता है। देखो पहले इस लाइन का मतलब बता देता हूं।
द बॉडी रीगेन इट्स हुक्स लॉ इज ओबेड होता है, ओ से लेकर के ए तक हुक्स लॉ ओबे होता है। बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, इतना समझ में आ गया होगा। इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी, तो इस बॉडी ने इलास्टिक बिहेवियर शो किया है, बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा बच्चों, इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी। अब ये ए से लेकर के बी तक का जो रीजन है, ये क्या रीजन है, देखो इसे समझते हैं बच्चों। ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो ए पॉइंट के बहुत क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये ओ से लेकर के ए रीजन तक बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब हुक्स लॉ पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब हुक्स लॉ ओबे होता है तो हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस अगर दुगना होगा तो स्ट्रेन भी दुगना होगा, स्ट्रेन अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो स्ट्रेस अगर 3 टाइम्स कर दोगे तो स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां ए से लेकर देखो, यहां पे ग्राफ तो पहले ऐसे लीनियर था, लेकिन अब लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, थोड़ा सा यहां कर्व इसने ले लिया है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ए टू बी रीजन में क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि द बॉडी स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इसका मतलब बच्चों ये है कि देखो ए से बी पॉइंट बहुत क्लोज होता है। मान लो अगर आपने फोर्स लोड अगर बढ़ा दिया, थोड़ा लोड, इस लोड को थोड़ा सा ही और बढ़ा दिया आपने, लोड और बढ़ा दिया, फिर लोड को रिमूव कर दिया, तो फिर भी ये बॉडी क्या करेगी बच्चों, ये बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाएगी। लिखा है ना, द बॉडी still return to its original dimension when the load is removed. The point B in the curve is known as yield point. तो ये जो पॉइंट B होता है बच्चों, इसी को yield point बोला जाता है, मतलब also known as elastic limit। इसे elastic limit भी बोला जाता है, मतलब यहां तक ही बॉडी जो है अपना 100% इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। इसके इस पॉइंट के बाद भी इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, लेकिन 100% इलास्टिक बिहेवियर नहीं शो करती। उसके बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। यहां इस पॉइंट के बाद बच्चों प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, देन बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर भी शो करने लग जाती है। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो ये क्या है बच्चों, आपका बी क्या है, आपका यील्ड पॉइंट है, और इसे इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है, ठीक है, यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। ये बी आपका यील्ड पॉइंट है, और यहां पे बच्चों इसे इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नॉन एज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इस पॉइंट से रिलेटेड बच्चों यहां पे जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी ना, ये आपकी स्ट्रेस की एक्सिस है, तो यहां पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी ना, उसे क्या बोला जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मटेरियल की, ठीक है। वो जो उसके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर था ना, मैक्सिमम इतना यहीं तक ही अपना 100% वो इलास्टिक बिहेवियर जो था, मैक्सिमम यहीं तक ही वो अपना 100% इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, यहीं तक। उसके बाद भी बच्चों, इसके बाद भी शो करेगा, लेकिन वो इलास्टिक बिहेवियर उसका डिक्रीज होने लग जाता है, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि उसकी यहां से बच्चों प्लास्टिक रीजन भी शुरू होने लग जाता है। क्योंकि बच्चों इसके बाद क्या होता है, जब आप लोड बढ़ाओगे ना, ये वाला लोड, जब आप लोड बढ़ाओगे, ये लोड अगर बढ़ाओगे और लोड को रिमूव करोगे, देन बच्चों बॉडी जो है डिफॉर्म होने लग जाती है, डिफॉर्म होने लग जाती है। अभी देखो बताता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बी पॉइंट क्या है आपका, ये आपका यील्ड पॉइंट है, इसी को इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है। इलास्टिक लिमिट आपको समझ में आ गया होगा, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ये जो यहां पे का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, यहां पे का जो स्ट्रेस है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो इसके ऊपर भी अभी यहां भी है मैक्सिमम स्ट्रेस बच्चों, लेकिन ये वो वाला स्ट्रेस है जी, ये बच्चों यहां पे इस स्ट्रेस तक बच्चों ये बॉडी क्या करती है, कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाती है। बस ये है कहने का मतलब, ठीक है। स्ट्रेस तो अभी इसके बाद भी ऊपर यहां और भी स्ट्रेस है, ठीक है, अभी हम स्ट्रेस और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी उसके बाद जो है कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाती है। लोड रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाती इस पॉइंट के बाद, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर, अगर हम आगे और इस लोड को इंक्रीज करने लगे, अगर ये जो लोड है ना, इस लोड को हमें हल्के हल्के बढ़ा रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों ओ से ए रीजन तक ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा था, मतलब लोड हम बढ़ा रहे हैं, फिर रिमूव भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल लाइन को रीगेन करने में लगा हुआ था, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों फिर क्या होता है, इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज, द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। इसका मतलब क्या था, देखो इस लाइन का मतलब समझिए बच्चों। देखो लोड हमने किया, इंक्रीज किया,
भाई देखो लोड अगर इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है बच्चों, लोड का मतलब मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं। फोर्स देखो, फोर्स बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां लोड बढ़ाने में लगो, ये वाला जो लोड है ना इसे बढ़ाने में लगो। तो बच्चों अगर आप लोड इंक्रीज करते हो तो जो स्ट्रेस डेवलप जो होगा उसके अंदर, वो अगर यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ। ये आपका सिग्मा वाई था, तो सिग्मा वाई क्या आपका, ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। तो अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर इसके अंदर डेवलप होने लग जाएगा, देन क्या होगा, देखो एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन, देन क्या होता है बच्चों, एंड स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। बच्चों देन क्या होता है बच्चों, ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन रैपिडली बढ़ने लग जाता है। स्ट्रेन देखो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन। तो बच्चों थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पे भी जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है, मतलब इलोंगेशन, वायर में इलोंगेशन बहुत तेजी से होने लग जाता है। क्योंकि बच्चों वायर क्या होता है, पतला होने लग जाता है। अब अगर आप लोड बढ़ाओगे तो लोड बढ़ाने से वायर क्या होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे यहां से किसी एक पॉइंट से पतला होने लग जाता है, देन वो तेजी से लंबा होने लग जाता है। उसमें बच्चों क्या आने लग जाता है, इलोंगेशन बहुत तेजी से होने लग जाता है, मतलब उसमें स्ट्रेन आने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस आप थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दोगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली। देखो इसे, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, देखो ये तो आपका क्या था, ये वाला जो स्ट्रेस था बच्चों, ये वाला जो स्ट्रेस था आपका यील्ड स्ट्रेंथ बोलते थे इस वाले स्ट्रेस को। अब यहां से लेकर के यहां तक आपको स्ट्रेस बढ़ाना है, तो ये स्ट्रेस का गैप इतना छोटा है। देखो ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला स्ट्रेस। अब बच्चों अगर मैं ये बी पॉइंट स्ट्रेन यहां पे ये है और ये डी पॉइंट का स्ट्रेन ये है, तो ये स्ट्रेन का गैप ये दिख रहा है आपको और स्ट्रेस का गैप ये दिख रहा है आपको। तो देखो स्ट्रेस का जो गैप है इतना छोटा है, और इतना स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन कितना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेन का गैप आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए बोला गया है कि स्ट्रेस अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, मान लो यहाँ पे स्ट्रेस बी से इतना बढ़ा दिया, फिर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो स्ट्रेन यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ रहे हो, स्ट्रेन यहां पे क्या हो रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। ठीक है, मतलब लोड थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा आने लग जाएगा। इलोंगेशन का मतलब स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी सो दिस। तो ये जो कर्व दिख रहा है ना, बी एंड डी यही शो कर रहा है। बी, ये जो बी पॉइंट, ये जो डी पॉइंट का जो रीजन है बच्चों, ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस तो थोड़ा सा ही हमने इंक्रीज किया है, लेकिन बच्चों ये जो स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन यहां से लेकर के यहां तक इतना चेंज आया है। स्ट्रेन मतलब रैपिडली चेंज होने लग गया। ओके, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बच्चों, when the load is removed say at some point C between, when the load is removed, तो यहां पे बच्चों B and D के बीच में एक सम पॉइंट C भी होता है। देखो यहां पे B है और ये D है, और B और D के बीच में एक C पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अभी C पॉइंट का मतलब क्या है, इसी से बच्चों में कईयों को कंफ्यूजन रहता है C पॉइंट से, तो इस C पॉइंट का मतलब भी मुझे अभी बताना है आपको। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो बच्चों अभी बताता हूं इसका मतलब। when the load is removed say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं कर पाती। इन दिस केस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो द स्ट्रेन इज नॉट जीरो। यहां पे कह रहा है स्ट्रेस इज जीरो बट स्ट्रेन इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों, फिर आगे लिखा द मटेरियल इज सेड टू हैव परमानेंट सेट। अब इसका मतलब क्या है, इसी का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या इसका मीनिंग है। देखो बच्चों, देखो होता क्या है बच्चों, देखो ये जो B और D है, इस रीजन में क्या होता है, देखो अब हमने क्या किया, यहां लोड बढ़ाया बच्चों, लोड हमने क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, लोड हम बढ़ा रहे हैं। अब देखो यहां तक तो इसने 100% इलास्टिक बिहेवियर शो किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था यहां इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, ये प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। देन बच्चों बॉडी क्या हो जाती है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। परमानेंटली डिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पे ये लोड बढ़ा रहा हूं, अब मैंने इस लोड को रिमूव कर दिया। अब लोड तो मैंने रिमूव कर दिया, तो देन बच्चों इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर भी है, इसके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर भी है। लेकिन इसका इलास्टिक बिहेवियर बच्चों यहां इस बी पॉइंट के बाद जो है इसका इलास्टिक बिहेवियर कम होने लग जाता है, इसके अंदर प्लास्टिक बिहेवियर भी आने लग जाता है। देन बच्चों ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी जो है जैसे मैं इस लोड को रिमूव करूंगा, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को 100% रीगेन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये 100% रीगेन नहीं कर पाएगी बच्चों।
इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी ना, इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी, लेकिन अभी ये थोड़ी बहुत, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेकिन मैंने देखो जब मैंने लोड लगाया, इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी ना, जैसे मैंने लोड लगाया तो इतना इसमें इलोंगेशन हो गया था, यहां तक इलोंगेशन हो गया था, ये इलोंगेशन हो गया था इसमें, ठीक है। देन बच्चों जैसे ही मैंने इस लोड को रिमूव किया तो ये वापस छोटा छोटा होने लग गया, लेकिन बच्चों ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाता है, इसमें थोड़ा बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, ये थोड़ा बहुत इलोंगेट रह जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। अब देखो बच्चों यहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, देखो इस लाइन का ही मुझे मतलब समझाना है आपको कि देखो यहां पे क्या लिखा था, स्ट्रेस इज जीरो बट स्ट्रेन इज नॉट जीरो। ऐसा क्यों लिखा है? देखो ऐसा इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि देखो हमने क्या किया, यहां से लोड तो रिमूव कर दिया है, लोड रिमूव करने के बाद क्या हुआ बच्चों, इसने अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को कंप्लीटली रीगेन नहीं किया है, अभी भी ये परमानेंटली कुछ डिफॉर्म रह गया है, लोड यहां से रिमूव हो गया है। तो लोड रिमूव होने का मतलब क्या होता है बच्चों, लोड रिमूव होने का मतलब फोर्स मैंने यहां से रिमूव कर दिया है, फोर्स अगर रिमूव कर दूंगा तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा ना, लोड हमने यहां से रिमूव कर दिया है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्ट्रेस इज जीरो का मतलब जब आप लोड रिमूव कर दोगे तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेन इज नॉट जीरो, स्ट्रेन बच्चों जीरो नहीं हुआ है, स्ट्रेन इसलिए जीरो नहीं हुआ है क्योंकि इसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को कंप्लीटली रीगेन नहीं किया है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है जिसे हम डेल्टा एल बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा ये स्मॉल एल, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है, तो डेल्टा एल अपॉन एल ही तो क्या होता है, आपका स्ट्रेन होता है। तो यहां पे क्या, हमने लोड तो रिमूव कर दिया, उसके बावजूद भी बच्चों यहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे देखो क्या लिखा है, रीजन बिटवीन बी एंड डी, बच्चों ये जो बी और डी जो रीजन होता है, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, यहां पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, हुक्स लॉ जहां पे ओबे होता है बच्चों वहां पे बॉडी क्या करता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर देता है लोड रिमूव करने पर, लेकिन यहां पे लोड रिमूव करने पर इसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को कंप्लीटली रीगेन नहीं किया, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाती, कुछ हद तक वो डिफॉर्म रह जाती है, कुछ हद तक वो डिफॉर्म रह जाती है। इसका मतलब ये है बच्चों, कुछ हद तक वो डिफॉर्म रह जाते हैं, इसका मतलब ये है। अब देखो बच्चों मान लो मैं लोड अभी और बढ़ाया, मैंने लोड बढ़ाया, फिर लोड को अगर मैं रिमूव करूंगा तो फिर लोड बढ़ाने से थोड़ा और ज्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, यहां पे जैसे ही लोड रिमूव करूंगा फिर ये क्या करेगी, इसकी लेंथ छोटी छोटी होगी, लेकिन ये वापस यहीं पे आकर के रुक जाएगी, फिर ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया इसका। फिर मैंने लोड और बढ़ाया, लोड बढ़ाने से और ज्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, फिर मैंने लोड को रिमूव किया, फिर ये वापस लेंथ इसकी छोटी छोटी होगी, लेकिन इस वाली ओरिजिनल लेंथ को ये रीगेन नहीं कर पाएगी, इस वाली लेंथ, ये जो इसकी लेंथ है ना, ये जो परमानेंटली डिफॉर्म हो रही है, यहीं तक ये वापस आती रहेगी। तो ये जो आपका ये जो सी पॉइंट है ना बच्चों, ये जो सी पॉइंट बी और डी पॉइंट के बीच में ये जो सी पॉइंट है, देखो ये बी पॉइंट तो यहां तक इसका ये क्या था बच्चों, इसका यील्ड स्ट्रेंथ था ना, इसका देखो ये क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ था ये वाला, यहां तक इसका इलास्टिक लिमिट था। अब स्ट्रेस आपने और बढ़ाया 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 बढ़ाया, मतलब फोर्स बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, अब फोर्स जब आप बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, अब फिर जब उस फोर्स को रिमूव करोगे बच्चों तो वो बॉडी क्या करेगी, वापस आएगी आएगी आएगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन तो करेगी, लेकिन यहां पे आकर के रुक जाएगी, इस सी पॉइंट पे आकर के रुक जाएगी। अब देखो यहां नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, तो यही दिखा रहा है इसका परमानेंट सेट, मतलब यहां पे बॉडी ये परमानेंटली डिफॉर्म रहेगी, इतना वो डिफॉर्म रहेगी रहेगी, समझ रहे हो। आप लोड बढ़ाते रहो, भले आप लोड बढ़ाते रहो, इस स्ट्रेस को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, जैसे लोड को रिमूव करोगे बॉडी फिर वापस क्या करेगी बच्चों, वापस आएगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की तो कोशिश करेगी, लेकिन कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ ये डिफॉर्मेशन रहेगा, इतना डिफॉर्मेशन उसमें रहेगा ही, ये वाला डेल्टा एल, ये जो स्मॉल एल है, ये वाला डिफॉर्मेशन रहेगा, लोड रिमूव करने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रहेगा, तो यही परमानेंट सेट ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब भी समझ में आ गया, स्ट्रेस इज जीरो क्योंकि हमने लोड रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी उसमें क्या है बच्चों, स्ट्रेन इज नॉट जीरो, इसलिए स्ट्रेन जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन हो रखा है। फिर आगे लिख रहा है मटेरियल इज सेट टू हैव ए परमानेंट सेट, मटेरियल क्या हो जाता है बच्चों, परमानेंट सेट हो जाता है, मतलब उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाता है। द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये क्यों आया डिफॉर्मेशन बच्चों, क्योंकि उसमें प्लास्टिक बिहेवियर आने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहां से प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, इस प्लास्टिक रीजन की ही वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाता है, जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर आगे लिखा द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल,
ये जो पॉइंट डी है बच्चों, यहां पे इस पॉइंट डी को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी बच्चों, यहां पे ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी। इसके बाद ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करने वाला। यहां तक इसने कुछ हद तक इलास्टिक बिहेवियर शो किया है, यहां तक तो इसने बच्चों, यहां इस ए पॉइंट तक इसने 100% इलास्टिक बिहेवियर शो किया है। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक इसमें ये प्लास्टिक रीजन भी आ जाता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत इलास्टिक बिहेवियर शो करता रहता है, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक इलास्टिक बिहेवियर फिर भी ये थोड़ा बहुत शो करता रहता है, क्योंकि जब हमने यहां से लोड रिमूव किया, यहां बी एंड डी रीजन में जब हम लोड रिमूव कर रहे थे, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। भले इसने कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाया, पर थोड़ा बहुत इसने रीगेन किया, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इलास्टिक बिहेवियर बचा हुआ था। लेकिन अगर आप लोड बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो एक टाइम के बाद बच्चों इसका जो अल्टीमेट जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ था वहां तक इसका स्ट्रेस पहुंच जाएगा। देन इसके बाद जो है बच्चों, बॉडी जो है इसका जो जितना जो भी उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर था वो खत्म हो जाता है। देन वो बॉडी जो है प्लास्टिक बिहेवियर को शो करने लग जाती है। तो ये जो पॉइंट डी होता है इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। मतलब यहां पे ये लास्ट इसका इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। इसके बाद ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद बच्चों क्या होगा, एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। इसके बाद तो बच्चों इस पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर आप यहां लोड थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो ये वायर जो है लंबा 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 होने लग जाएगा, ये टूटने लग जाएगा। फिर ये वायर क्या होने लग जाएगा बच्चों, ये टूटने लग जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन, मतलब उसमें जो एडिशनल इलोंगेशन होगी बच्चों वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स अगर आपका रिड्यूस्ड भी होगा फिर भी, ठीक है। एंड फ्रैक्चर पॉइंट अगर एट पॉइंट ई, तो यहां पे आकर के एक फ्रैक्चर पॉइंट आपको मिलेगा, मतलब वायर टूटने लग जाएगा। तो ये ई क्या है, आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके, इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज। देखो बच्चों ये आपका क्या है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है और ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों पॉइंट अगर बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, ये दोनों पॉइंट अगर बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर ये ई पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो वो मटेरियल टूटने लग जाएगा। इसका मतलब मटेरियल क्या होगा बच्चों, मटेरियल ब्रिटल होगा। ब्रिटल मतलब जो जल्दी टूट जाता है, फोर्स अप्लाई करने पे टूट जाता है। तो अगर ये जो है बच्चों द अल्टीमेट स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, तो अगर ये डी एंड ई पॉइंट अगर किसी भी मटेरियल का अगर बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो वो मटेरियल क्या होगा बच्चों, वो ब्रिटल होगा, ठीक है। और अगर इफ दे आर फार अपार्ट, अगर ये डी एंड ई काफी दूर है, मान लो ई यहां दूर में है, काफी दूर में है, मतलब इनमें काफी गैप है, अगर इसका मतलब यह है मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल, कि मटेरियल के अंदर डक्टाइल बिहेवियर भी है। अब ये डक्टाइल क्या होता है, ये ब्रिटल क्या होता है, ये आप क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। डक्टाइल उसे कहा जाता है जिस मेटल से हम वायर बना सकते हैं, जिसे आप खींचने में लगो वायर में कन्वर्ट होने लगा। ब्रिटल उसे कहते हैं कि आपने हल्का कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पे वो टूट जाता है, उसे ब्रिटल बोला जाता है। ओके बच्चों, तो ये जो भी ग्राफ था ये मैंने आपको समझा दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराए नहीं है, ये वाले ग्राफ अभी मैंने आपको कराए नहीं है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।